नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात चुनाव और चुनाव के दौरान जारी तनाव की। चुनाव नजदीक आते देख नेता खुद के लिए भाव मांग रहे हैं। आलाकमान के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ बड़े नेताओं के सामने जिताऊ उम्मीदवारों के चुनाव करने और उन्हें टिकट देने की जिम्मेदारी है, तो साथ ही रूटों को मनाना भी चुनौती भारी है। अपनों की नाराजगी के शिकार दोनों ही सियासी दल हैं। अब देखना यह है कि कैसे ये नाराजगी दूर होती है और कौन बगावत पर लगाम लगा पाता है। तमाम सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, खास पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और चुनाव का तनाव भी चरम पर। आजकल आलाकमान पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की टेंशन है, तो दूसरी तरफ बाकी नेताओं की नाराजगी भारी। चुनाव के सीजन में तेजी से फैलने वाली रूठने की बीमारी दोनों तरफ कहर बरपा रही है। जितनी परेशान बीजेपी है, उतनी ही आहत कांग्रेस भी। पहले जरा बात बीजेपी की। ग्वालियर चंबल संभाग के बीजेपी के दिग्गज नेता अशोक अर्गल को बीजेपी ने भिंड से प्रत्याशी नहीं बनाया, तो अर्गल बागी हो गए। कांग्रेस के बड़े चेहरों से मुलाकात के बाद पाला बदल लिया। जीएमपी-सीजी पर अर्गल पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। अब बात एक और नाराज बीजेपी नेता की। इनका नाम है इंद्रेश गजभिये। साहब भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बालाघाट या देवास से बड़ी मजबूती से टिकट मांग रहे हैं। मजेदार बात यह है कि टिकट मांग भी रहे हैं और शिवराज समेत पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। शिवराज सिंह जी दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले दमदार उम्मीदवार नहीं। दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले शिवराज सिंह जी की छवि में यहाँ लगातार गिरावट और लोकप्रियता में कमी आई है। तो मैंने अपने गृह जिले बालाघाट से इस बार लोकसभा का टिकट मांगा है और देवास आरक्षित सीट है लोकसभा की, वहां से भी मांगा है। दो में से किसी एक से मुझे टिकट चाहिए। मेरे को अगर ये टिकट नहीं देते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों सीटें हैं भाजपा हार जाएगी। अब जरा तीसरे नेता की नाराजगी भी देखिए। मौजूदा वक्त में एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सियासत में जातिवाद को कोड़ बताया है। ये दर्द उन्होंने सोशल मीडिया पर जताया है। हालांकि खबर ये है कि भार्गव बेटे अभिषेक को दमोह से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। जातिवाद का हवाला देकर भार्गव का निशाना कहां है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। उधर कांग्रेस ने अब भार्गव पर ही जातिवादी होने का आरोप लगा दिया। गोपाल भार्गव भी जातवाद से अलग नहीं है, वो भी घोर पंडित हैं। गोपाल भार्गव आज भी लिखते हैं पंडित गोपाल भार्गव। तो जात को पता नहीं कि लोहिया जी से के पद चिन्हों पर कितना सीखा, क्या ट्रेनिंग मिली, क्या स्वार्थ बस जाके भाजपा जैसी जातवादी पार्टी में चले गए। हम तो उनका स्वागत करेंगे। अगर उनका इस पार्टी में सम्मान नहीं है, तत्काल 1 मिनट छोड़ के चले आए। कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा एक है। अब बात कांग्रेस की। धार के धर्मपुरी से कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेढ़ा ने अपनी सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा कि लाख कहने के बावजूद उनके इलाके में शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे की खबर लगते ही पार्टी में हड़कंप मच गया। 2 मंत्री फौरन विधायक के घर पहुंचे और साथ ले जाकर उनकी मुलाकात सीएम कमलनाथ से कराई। मुलाकात के बाद सीएम ने बस इतना कहा, कोई नाराजगी नहीं है। सर मामला सुलझा लिया गया है। मामला सुलझा लिया गया है। सुलझाने की कोई बात नहीं है, मेरे तो कल से बात हो रही है। चुनावी सीजन में एक सीट पर माथापच्ची जारी है। पार्टियां अपने हिसाब से टिकट बांट रही हैं। जिसे मिला वो मिठाई बांट रहा है, जिसे नहीं मिला या तो वो मुंह फुलाए बैठा है या फिर बगावत कर रहा है। कामयाबी हासिल करने के लिए मान मनौवल जारी है। आगे देखिए कौन भारी पड़ता है और कौन रूठों की बगावत में ढेर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, नाराजगी दोनों तरफ है, ये बात तो पूरी तरह से साफ है। लेकिन नाराजगी भारी पड़ेगी किस पर, कौन नाराजगी थाम पाएगा, जो रूठों को साधेगा, जीत का सेहरा बांधेगा,
ये बात पूरी तरह से तय है। लेकिन फिलहाल तो नाराजगी का आलम यह है कि अभी दोहरी चुनौती, एक तरफ टिकट बांटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। 3 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है, रूठों की फौज भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस जिस सीट पर ऐलान हो रहा है और जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो नाराज है। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता मुकेश नायक जी, बीजेपी की तरफ से ध्रुव नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक रहे हैं, और ग्वालियर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देव शिमाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा मुकेश नायक जी से है। मुकेश नायक जी, ये अजीब इत्तेफाक है कि आज जो पैकेज हमने दिखाया उसमें हमने दिखाया कि गोपाल भार्गव साहब का एक ट्वीट है और उनकी नाराजगी जाहिर हुई है, और करीब करीब वही शिकायत उनको है जो आपने कुछ दिन पहले शिकायत दी थी। उनका भी वही मानना है कि जातिवाद सियासत में हावी हो गया है, और जातिवाद अगर यूं ही चला तो आपने कहा था कि यूपी और बिहार जैसी स्थिति हो जाएगी। उनका यह कहना है कि जातिवाद चला तो सियासत को तय कर लेना चाहिए कि जीत चाहिए कि जाति। ठीक बात है, मैंने ये कहा था, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आशीष जी। देखिए, और मैंने चिंता भी जाहिर की थी, मेरा पत्र भी आपने प्रमुखता से अपने चैनल पर भी दिखाया था लोगों को। देखिए, संस्थाबद्ध जातिवाद जो है आज देश में, इससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है देश के कल जो एक पॉलिटिकल एक्सीलेंस है, उसको एक राजनीतिक उत्कृष्टता है पूरे भारत की, जो उसको सबसे ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। क्योंकि क्षेत्रीय असुरक्षा पैदा करो, जातीय असुरक्षा पैदा करो, अपनी संख्या ज़्यादा बताओ और फिर उस सुविधा में अपने आप को उभारो कि हम ही उस जाति के उचित आदमी हैं जो उचित प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। फिर सौदेबाजी करो, बार्गेनिंग करो, टिकट ले आओ, और जब चुनाव जीत जाओ तो दूसरे बिरादरी के लोगों से कोई मतलब नहीं रखो। इस तरह से एक समतामूलक राजनीति और समावेशी राजनीति जो है भारत की, और समृद्ध विविधता के प्रति जो स्वीकार्यता है राजनीति में, उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और राजनीति का स्तर भी बहुत नीचे गिरा है। तो इसको केवल एक गोपाल भार्गव के बयान को एक राजनीतिक दृष्टि से भर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति इतने बार विधानसभा का सदस्य रहा हो, कभी 50,000 वोट से कम से ना जीता हो, और आज अपोजिशन का लीडर हो, मैं भी एक सीनियर एमएलए हूं मध्य प्रदेश का, जब हम लोग समान चिंता रखते हैं समाज के सामने, राजनीति के सामने, तो इसका अर्थ केवल राजनीति भर नहीं है, इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, गुणवत्ता है राजनीति की, सबके साथ जोड़कर इस पूरे मुद्दे को देखेंगे तो एक परिदृश्य बदलेगा, सोचने का और समझने का तरीका बदलेगा। आशीष जी। मुकेश जी, मेरा आपसे छोटा सवाल और है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। सर देखिए, बयानों में जो भिन्नता नजर आ रही है वो ये कि अब से 25 दिन पहले तक की बात करें, यानी कि करीब 4-5 मार्च की बात करें, जब ये सीसी की बैठकें होना शुरू हुई थी, चर्चा जोरों पर थी, तो उसमें यह था कि बुंदेलखंड में एक सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट भी उतारा जाए, और खजुराहो सीट पर विशेष तौर पर आपके नाम की चर्चा उस वक्त हुई थी। हम लोग भी उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे कि मुकेश नायक को वहां से टिकट मिलता है कि नहीं। तब तक आपका एक बयान आता है और आप कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। ये नाराजगी के तौर पर देखें या ना देखें, ये एक अलग मसला है। हालांकि गोपाल भार्गव के तौर पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि बेटे अभिषेक को टिकट नहीं मिला, इसलिए उन्हें जातिवाद इतना साल रहा है। देखो, हर आदमी के सपने होते हैं, उसकी कल्पनाएं होती हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी अपनी जो योग्यता है उसका समाज निर्माण के लिए उपयोग करना चाहता है। सपने टूटते हैं तो आक्रोश होता है, तकलीफ होती है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो जीतने वाला उम्मीदवार है, हर व्यक्ति को लगता है वो उसका ही स्थान है जो कोई और उस पर इंक्रोचमेंट कर रहा है। लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, चूंकि मुझे पार्टी टिकट दे भी रही थी, आशीष जी आपको पता है, खजुराहो सीट पर से, लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि चूंकि मैं विधानसभा का चुनाव हार गया हूं, इसलिए उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 8 लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा राइट नहीं बनता है वहां पर चुनाव लड़ने का, क्योंकि मैं एक संस्थाबद्ध और घोर जातिवाद का शिकार हुआ हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में। और लोग आज मेरे खिलाफ वोट डालने के बाद पछता रहे हैं,
कोई भी जाकर इस बात को देख सकता है। मैंने सेवा की थी, संपर्क किया था, संवाद किया था। ठीक है, आपने कैसे शख्स का भी जिक्र किया था जिसको खून देकर आपने जान बचाई और आपने पाया था कि वो आप ही के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहा था। मैं आता हूं आपके पास मुकेश नायक जी, मैं ध्रुव नारायण सिंह जी के पास जा रहा हूं। अब आशीष जी इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सही है सर, मुझे वो चीज याद है जो आपने कही थी और जो दुख आपने जताया था। ऐसे में आदमी दुखी होगा ही जाहिर तौर पर। ध्रुव नारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल है सर, देखिए नाराजगी किस वजह से होती है और कितनी भारी पड़ सकती है, इसका बेस्ट एग्जांपल एक रामकृष्ण कुसमारिया है। मुझे मुकेश नायक जी आप करेक्ट कर दें अगर मैं गलत कहूं, 1996 के शायद वो चुनाव थे जब इस सीट पर कद्दावर नेता रामकृष्ण कुसमारिया से मुकेश नायक जी हारे थे। आज वही रामकृष्ण कुसमारिया पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। नतीजा दमो पथरिया से भले ही वो चुनाव ना जीते हो, उन्होंने आपको जीतने नहीं दिया, पहली बात। और दूसरी बात, आज वो पार्टी में इस सीट से सबसे मजबूत दावेदार हैं। तो नाराजगी क्या होती है और कितनी भारी पड़ सकती है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा पार्टी के लिए? अब देखिए, ऐसा है कि पार्टी को एक कोई फ्रेमवर्क में काम करना। मुकेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सर, ध्रुव नारायण जी से मेरा सवाल है। पार्टी एक फ्रेमवर्क में काम करती है और पार्टी हमेशा सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। पार्टी एक निश्चित मापदंड के आधार पर टिकट देती है, लोकप्रियता के आधार पर टिकट देती है। रामकृष्ण कुसमारिया जी हो या कोई भी नेता हो, उनको पार्टी ने जब मौका लगा उनको अवसर दिया पार्टी ने हमेशा, और वो कई बार पार्टी के पदों में रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। तो मैं समझता हूं कि ये कार्यकर्ता जो ये सोचते हैं कि जो मिले सिर्फ मुझे मिले और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, या पार्टी मेरे से बाहर सोचे नहीं, ये गलत सोच होती है। पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं, प्रतिबद्धताएं होती हैं, टिकट बांटने की अपनी समस्याएं होती हैं, सभी जातियों का समावेश करना पड़ता है, सभी वर्गों का समावेश करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जो नाराज होते हैं वो पार्टी का नुकसान करते हैं, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन वो अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर लेते हैं और उनका अंत में भविष्य खत्म हो जाता है। अपन मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे नाम ले सकता हूं, एक से एक कितने बड़े लीजेंड्स हैं जिन्होंने पार्टी बदली और उसके बाद वो एक अप्रासंगिक होकर रह गए प्रदेश की राजनीति में। ऐसे नेता आपको नहीं लगता वो दरअसल फिदायीन ही बनने को तैयार बैठे हैं? वो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, आपको साथ लेके डूबेंगे। और ऐसे एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूं कई। नहीं, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि मैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जिस पार्टी ने उनको एक आम आदमी से इतना बड़ा नेता बनाया है, अगर उसके खिलाफ जाके वो फिदायीन बनते हैं और अपने प्राण की आहुति देके पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वो सही रास्ते पे आए और पार्टी के साथ रहें। जब भी मौका मिलेगा पार्टी उनके लिए करेगी। सिर्फ मैं हूं और मेरे लिए ही करे पार्टी, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं किसी को टिकट मिलने या नहीं मिलने के। मैं भी इस बात का शिकार हुआ हूं। पूरा भोपाल जानता है कि मेरे को टिकट मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। मैंने पार्टी का काम किया, मैं तो पार्टी से बगावत नहीं किया। आप भोपाल के बच्चे से पूछ सकते हैं। तो सवाल यह है कि मैं अपने ही पैमाने से हर चीज तोलूंगा या अपने ही नजरिए से हर चीज देखूंगा, तो मुझे तो सिर्फ अपने मतलब के अलावा हर चीज बेमानी लगने वाली है। ठीक सर, ध्रुव नारायण जी, लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सियासी दलों को आप ही जैसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है और ऐसे कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती भी देते हैं। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। देव शिमाली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जी। देव शिमाली सर, ये कौन सा फॉर्मूला है या ये कौन सी चीजें हैं कि अगर टिकट मिल रहा है, जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी में सब कुछ ठीक है, टिकट वितरण का आधार भी ठीक है, जनाधार भी ठीक है, सर्वे भी ठीक है, लेकिन अगर बेटे को टिकट नहीं मिला या अगर हमारी मर्जी से हमको टिकट नहीं मिला तो फिर जातिवाद हावी है, वंशवाद हावी है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। सर, आपने अपना जी एमपीसीजी पर ही अशोक अरगल का एक इंटरव्यू दिखाया था और अशोक अरगल ने कहा था कि मैंने जिस पार्टी में अपना बचपन से शुरुआत की उस पार्टी का गठन हुआ था 2 प्रधान 2 विधान नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना यही है कि अब जब 2 प्रधान और 2 विधान अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग कानून लागू हो जाते हैं, अलग अलग नियम लागू हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो पहले अंदरूनी कलह होती है और फिर वो विस्फोट के रूप में आ जाता है, जैसा अब राजनीतिक दलों के साथ होने लगा है।
ठीक है, तो अभी जो स्थिति है वो इसीलिए पैदा हो रही है कि पार्टियों ने भी अपनी जो मर्यादा थी उस मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। कोई व्यक्ति 2 घंटे पहले आता है और 2 घंटे बाद उसको टिकट मिल जाता है। कई जगह जीते हुए लोगों का टिकट काट के हारे हुए आदमी को टिकट दे दिया जाता है। तो जब वो मनमानी करते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में भी और प्रत्याशियों में भी अराजकता की स्थिति पैदा होना एक स्वाभाविक बात होती है, और वही जो दिखाई दे रही है। जहां तक अभी थोड़ी देर पहले ध्रुव नारायण सिंह जी ने कहा था कि पार्टी से बाहर निकल के जो जाता है वो नेपथ्य में चला जाता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। अभी जो 2 उदाहरण तो आप खुद ही अपन ले सकते हैं। उमा भारती जी पार्टी छोड़ के गई, पार्टी ने बाद में उनको मना के उनको टिकट दिया, लोकसभा सदस्य बनाया और केंद्र में मंत्री बनाया। येदियुरप्पा जी भी पार्टी छोड़ के गए, पार्टी में उनको वापस लेके आए। तो ये जो ट्रेंड चले हैं ना, ये 2 उदाहरण सिर्फ हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यही बताता है कि अगर आप तत्काल प्रतिकार नहीं करते हैं तो आपको आगे कोई पूछने वाला नहीं है। दुर्भाग्य से ये है तो गलत, लेकिन ये ट्रेंड राजनीति में चल पड़ा है और ये दिखाई दे रहा है हर दल में। एक तो सर मेरा नाम आसिफ है, आप मुझे सर ना कहें, मुझे बड़ा असहज महसूस हो रहा है, आप तजुर्बेकार पत्रकार हैं। दूसरी बात ये सर कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था श्रीमाली सर, और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ अब जीत के लिए एक जिताऊ कैंडिडेट भर की आवश्यकता सियासी दलों के लिए है क्या? वो कितना समर्पित कार्यकर्ता है, कितने दिनों से पार्टी से जुड़ा है, वो पार्टी के लिए क्या काम कर रहा है, ये एक अलग चीजें हैं। खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से इसलिए क्योंकि इसे कैडर बेस पार्टी खुद को कहती है। देखिए, जब बेशर्माई के साथ राजनीतिक दल खुद ही कहने लगे कि हमको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, तो इससे यही पता चलता है कि वैचारिक रूप से और काम की दृष्टि से वो लोग खोखले हो चुके हैं। अदरवाइज जो कैडर बेस पार्टी है, आज से कुछ समय पहले आसिफ जी आपको भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का कोई महत्व होता नहीं था। वो वहां उनके लोग काम करते थे और जो भी प्रत्याशी आ जाए निष्ठा पूर्वक वो उसको जिताने के लिए भी काम करते थे। लेकिन दोनों बातें हैं, पार्टियां तब ईमानदारी से प्रत्याशियों का भी चयन करती थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक समय बीजेपी ने भिंड जिले की एक सीट से जो माणिकचंद वाजपेयी मामा जी बड़े पत्रकार हुए हैं, उनको टिकट दिया। और माणिकचंद वाजपेयी कोई नेता नहीं थे, ना ही उनका कोई जनाधार था। तो उस जमाने के जो नेता थे सेजवलकर जी, उनके पास पार्टी के लोग इकट्ठे होके गए और उन्होंने कहा साहब आपने इनको टिकट दे दिया, इनका तो कोई जनाधार ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इनका पार्टी में और समाज में योगदान है कि नहीं, पहले ये बताओ। तो बोले उसके लिए तो है। तो उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश की पूरी 250 सीटें जीत जाएंगे। उस जमाने में 250 सीटें हुआ करती थी। सारी सीटें तो नहीं जीत सकते, कुछ काम अपने को समाज में और पार्टी में अपने लोगों को संतुष्ट करने और उनको आगे बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन वो नैतिकता अब नहीं रही। मैं ध्रुव नारायण सिंह जी आपके पास आ रहा हूं सर, मेरे पास वक्त है शिमाली सर, 1 मिनट। ध्रुव नारायण जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर, मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में आप इसका जवाब दें छोटे में। ये 2 विधान 2 प्रधान जिसका जिक्र शिमाली सर कर रहे थे, अशोक करगल के केस में भी यही है। उन्होंने कहा कि नेता बड़े हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो उनको ग्वालियर से उठाकर उनकी मर्जी से मुरैना शिफ्ट कर दिया गया। अगर वाकई इतने बड़े नेता थे तो ग्वालियर से ही क्यों नहीं लड़े? उनका सवाल यह भी है कि उनके लिए अलग विधान क्यों और मेरे लिए अलग विधान क्यों? इसके बारे में क्या जवाब है? और कैसे कोई नेता बड़ा होता है सर? वाकई इतना बड़ा नेता है तो कहीं से भी लड़े, उसका जनाधार है, जीतेगा। देखिए, नरेंद्र सिंह जी को तो भोपाल का भी ऑफर था, लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र सिंह जी एक अनुशासित सिपाही हैं और नरेंद्र सिंह जी के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो एक पार्टी के अंदर प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। जो पार्टी आदेश करेगी वो करेंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ सोच के उनको मुरैना भेजा है। हम भोपाल वाले उनको भोपाल में लेने को तैयार थे और वो भोपाल से लड़ते और जीतते, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो नरेंद्र सिंह जी की मंशा पे कोई शक करना ये गलत बात है। ये केंद्रीय नेतृत्व जिसको उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश को स्वीकार करके मुरैना गए। अब केंद्रीय नेतृत्व उनको जहां से लड़ना चाहेगा वहां से लड़ाएगा, इसलिए उनकी भावना पे या उनके विचार पे शक करना मैं समझता व्यर्थ है। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि भोपाल वाले तोमर साहब को यहां लड़ाने के लिए तैयार थे, फिर उस पर मैं एक सवाल जरूर पूछता अगर वक्त होता मेरे पास और ज्यादा, कि उमाशंकर गुप्ता, आलोक शर्मा, आलोक संजर, ये सब बैठकर फिर क्या रणनीति बना रहे थे या क्यों स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे थे? खैर मैं आता हूं सर ध्रुव नारायण सिंह आपके पास। मुकेश नायक जी, आपसे मेरा एक सवाल है सर,
इस लिहाज से तो आप भी अपनी सीट बदलवा सकते थे, या आपको जहां लगता था कि आप सेफ सीट खेल सकते हैं आप वहां मांग कर सकते थे, या वाकई जातिवाद इतना भारी पड़ गया कि आपको लगा कि नहीं, अब दरअसल ये राजनीति ठीक है, ये राजनीति मंजूर नहीं है, अपने को नहीं चलेगी है? देखिए, श्री माली जी ने इतना बढ़िया विश्लेषण किया है राजनीतिक दलों का। आज दुर्भाग्य यह है कि राजनीति और राजनीतिक दल चुनाव हारने जीतने के कारखानों में तब्दील हो गए हैं। उनके अंदर बहने वाली वैचारिक प्रक्रिया, पूरी राजनीतिक प्रतिबद्धता और जो भी एक कैडर बेस्ड पार्टी का एक सिस्टम है, वो उसमें उसकी जगह बहुत निर्लज्जता ने ले ली। अब आप देखिए कि बड़े नेता 5 साल काम नहीं करते, संपर्क नहीं करते, संवाद नहीं करते। जब देखते हैं कि बड़े नेता की मुट्ठी खुल जाएगी तो क्षेत्र बदल लेते हैं, कहते हैं हाईकमान का आदर है। अरे हाईकमान कौन है? यही लोग तो हाईकमान है जो अपनी सुविधा और असुविधा से नीतियां बनाते हैं, निर्णय बनाते हैं, निर्णय करते हैं। जहां से लड़ना वहां लड़ते हैं, जहां से भागना वहां से भाग खड़े होते हैं और नैसर्गिक नेतृत्व को अपने पांव के नीचे रौंद देते हैं। अगर 5 साल आप तोमर साहब अगर इतने बड़े नेता हैं, 5 साल उन्होंने संपर्क किया है, संवाद किया है, सेवा की है, तो किस्मत आजमाते वहीं से, भागने की क्या जरूरत है? सवाल तो उठेंगे दोनों तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मुकेश नायक जी, देव श्रीमाली साहब, ध्रुव नारायण सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक बात तो तय है, देखिए नाराजगी है, लेकिन नाराजगी अब किन मोर्चों पर है? अगर नाराजगी है तो क्या पिछले 5 साल से नाराजगी थी, या दरअसल टिकट नहीं मिला इसीलिए नाराजगी है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि गोपाल भार्गव भी बयान देते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, नेता का बेटा भीख मांगे क्या। और खैर, जब अभिषेक को टिकट नहीं मिला तो आज जातिवाद पर गोपाल भार्गव निशाना साध रहे हैं। कुछ ऐसा ही निशाना चुनाव से पहले, टिकट ऐलान होने से पहले मुकेश नायक ने भी साधा था। और सवाल यही है कि नाराजगी अगर है तो फिर क्यों नेता सियासत में उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्या बगावत की गुंजाइशें इन्हीं आधार पर बनती हैं? और अगर बगावत होती तो फिर उसे कौन साधेगा, कौन उसको बांधेगा, ये जरा देखना होगा।